जो बीत गया है उसे ही इतिहास कहते हैं, लेकिन वह पन्नों में तभी छापा जाएगा जब आज आपका मेहनत और जज्बे से भरा हुआ हो। इसलिए वर्तमान को सुधारने का प्रयास कीजिए, भविष्य और इतिहास खुद ब खुद ही प्रकाशित हो उठेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड टू लर्न बाय ज्योति पर। आइए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए जो क्लास लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, जिसे हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था भारत का संवैधानिक विकास, कि किस तरह से भारत के संविधान का विकास हुआ। जिसमें हमने जो पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि भारत का संविधान, सबसे पहले तो हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि भारत का संविधान क्या होता है और किस तरह से इसका विकास हुआ। हमने विकास में पढ़ा था कि इसका हम दो तरह से देखते हैं कि किस तरह से ये आगे बढ़ा। दो हिस्सों में हम भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ते हैं। पहला भाग जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ था, दूसरा जो था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। यानी कि दो तरह से हमें पढ़ना है। अगर हमें अच्छे से संविधान के विकास को समझना है, कौन से भारत के संवैधानिक विकास को समझना है, तो हमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किस तरह के एक्ट आए, किस तरह के परिवर्तन हुए। दूसरा हमारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किस तरह के परिवर्तन हुए और क्या क्या हमारे लिए अधिनियम आए। तो उसको शुरू करने से पहले मैं क्विक रिवीजन करूंगी कि संविधान होता क्या है। संविधान मैंने आपको सभी को बताया था कि ऐसी व्यवस्था या ऐसा वैधानिक दस्तावेज जिससे शासन के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय मिलता है, जिसके माध्यम से किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। किसी भी संविधान से हम उस देश की शासन व्यवस्था के बारे में पता कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह की सरकार कार्य कर रही है। तो ये तो होता है हमारा संविधान। और संविधान यानी कि इस तरह की व्यवस्था होती है जो कि आपके समाज में, आपके देश में सुख शांति बनाए रखती है, एक बैलेंस बनाए रखती है, एक संतुलन बना के रखती है, जिससे आप बहुत ही आसानी से जी सकते हैं, अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो इसकी पूरी भूमिका, यानी कि जो हमारा पूरा संविधान है, ये किस तरह से रोल प्ले करता है, और इस रोल प्ले के लिए यानी इसकी पूरा जो आया है हमारे सामने, जो एकदम इतना मजबूत ढांचा बन के आया है, वो कैसे बना, उसे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले देखना है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट। तो इनमें सबसे पहले हमारा एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 का एक्ट था। इसमें जो मेन बात थी वो मैं आपको बताऊंगी कि इस समय जो हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो हमारे गवर्नर जनरल थे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जाएगा। ये उनका मुख्य प्रावधान था, मुख्य उद्देश्य था जो ब्रिटिश सरकार ने दिया था। दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये याद रखने लायक है कि जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इन पर ही उस समय महाभियोग चलाया गया था। इसके अलावा हम याद रख सकते हैं कि 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। किसके? रेगुलेटिंग एक्ट 1717 के तहत बंगाल के गवर्नर अब क्या बन गए थे? गवर्नर जनरल बन गए थे। तो यानी बंगाल का जो गवर्नर होता था अब उसे क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसीलिए जो मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर थे वो क्या हो गए थे? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बन गए थे। और इसी समय एक और काम हुआ था, वो था मुख्य काम था, सर जो एलिजा एम्पे थे वो कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय के प्रमुख प्रथम न्यायाधीश बने थे। तो ये इतने सारे पॉइंट हैं जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में हमने पढ़े थे। दूसरा हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कंपनी के द्वारा जो अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज यानी क्राउन का स्वामित्व हो गया था, अधिकार हो गया था। ये एक मुख्य बिंदु है इसमें याद करने के लिए, किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट में। फिर क्या हुआ था इसमें? ब्रिटिश संसद में तात्कालीन प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विलियम पिट, और उन्होंने ही इसे प्रस्तुत किया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पे इसे जाना गया।
ब्रिटिश सरकार का भारत में कंपनी के कार्यों एवं उनके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यानी कि पूरा का पूरा नियंत्रण अब किस पर हो गया है? अब हो गया था ब्रिटिश सरकार का। तो ये मुख्य बिंदु किसके बारे में हो गए? मुख्य पॉइंट्स हैं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। इसमें हम दोस्तों 1786 का अधिनियम भी पढ़ेंगे, जो आपके में है नहीं, पर हम इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, आप चाहें तो कहीं नोट डाउन कर लेंगे। इसमें क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल थे उनको परिषद के जो निर्णय थे उन्हें निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया था, और सबसे पहला जो अधिकार मिला था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ था। तो ये जो है, जो 1786 के मुख्य मतलब अधिनियम के लिए जो मुख्य बातें हैं वो आपको याद रखना है। यानी कि पहला क्या हुआ था, गवर्नर जनरल था, उसे स्पेशल पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी निर्णय को क्या कर सकता था, निरस्त कर सकता था। और दूसरा जो सबसे पहला जो अधिकार मिला था वो किसको मिला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1793। इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपके दिमाग में एक कहानी बनी रहे। जो हम पढ़ रहे हैं उसे एक कहानी के तौर पे लीजिए कि सबसे पहले भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784, फिर आया हमारा 1786 आया, फिर उसके बाद आया हमारा 1793। तो हम 1793 को कंटिन्यू करते हैं। इसमें नियंत्रण मंडल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। इसमें जो सबसे बड़ा जो काम हुआ था वो ये हुआ था कि जो नियंत्रण मंडल के जो सदस्य थे उन्हें वेतन कहाँ से दी जाने लगी थी? जो भारतीय राजस्व होता था उससे उनकी सैलरी बनने लगी थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813। 1813 सबसे छोटा सबसे अच्छा काम हुआ था इसमें ये कि इसमें जो शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख की वार्षिक धनराशि का खर्चा करने की घोषणा की गई थी। यानी कि अब यहाँ पे जो अब देखते नहीं है कि कुछ बुरा करते 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 अब कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा ताकि भारतीयों को क्या किया जाए, कहते नहीं, एक लॉलीपॉप दी जाए। तो इसी तरह से एक लॉलीपॉप देने का काम करते थे अंग्रेज, ब्रिटिशर। तो उन्होंने क्या किया, थी लॉलीपॉप पर बहुत अच्छी थी। उन्होंने क्या किया, 1 लाख की वार्षिक धनराशि को देने की घोषणा की, और साथ में जो भारत में जो ईसाई थे, ईसाई मिशनरी थे, उनको अपने धर्म का प्रचार करने की भी अनुमति दे दी गई थी। किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत? 1813 वाले। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी ये भी आपके प्रश्न में, क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि लॉर्ड विलियम कौन थे, तो आप बता सकते हैं ये हमारे प्रथम गवर्नर जनरल थे, या ये पूछ सकते हैं प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप बता सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और उसी समय क्या हुआ था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था वो अब भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। इसी चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाने लगा, बिना किसी भेदभाव के। अब क्या होने लगा, अब जो भारतीय होते थे उनको कंपनी में किसी भी पद पर जॉब मिलने लगी थी। मतलब अब किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब कंपनी में जो लोग हैं, जो कंपनी में हैं, अब उस कंपनी में भारतीय भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें आप जरूर 2 से 3 बार रिवाइज जरूर करिएगा। फिर हम पढ़ते हैं कि 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन भी किया गया। ये सब मुख्य पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। 1843 में दास प्रथा का भी समापन किया गया। यानी ये सारे अच्छे काम हुए थे किसमें, आपके चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत हुए थे। यहाँ पे दास प्रथा भी खत्म कर दी गई थी। देखिए एक काम हुआ था, दास प्रथा खत्म हुई थी, किसके टाइम पे हुई थी? बेंटिंक के टाइम पे। यानी कि और भेदभाव भी खत्म हुआ था, यानी अब भारतीयों को भी जॉब मिल सकती थी। तो अच्छे जो काम हुए, सिविल सेवकों की भर्ती भी अब प्रतियोगिता के द्वारा होने लगी थी। ये सारे अच्छे काम कब हुए थे? ये हुए थे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और जब कौन था? जब हमारा गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा होगा
भारत शासन अधिनियम, यानी कि अब यहाँ से हमारी शुरुआत होती है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। यानी अभी हमारा जो हुआ था वो हमने पूरा का पूरा ये कंप्लीट कर लिया। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853 तक हमने पढ़ लिया कि क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए और इसके बाद किस तरह से अब चला जाएगा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो अब हम उसे पढ़ेंगे। तो इसमें जो अधिनियम आया था वो आया था भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या हुआ था एक्चुअली में, ये जो अधिनियम आया था ये मुख्यतः इसलिए आया था कि जो 1857 के विद्रोह जैसी घटना हुई थी ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, तो उन्हें रोकने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। और तभी से जो भारत का शासन था वो सीधा का सीधा महारानी विक्टोरिया के पास चला गया था। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर अब यहाँ पे कर दिया गया था भारत का वायसराय। फिर जो हमारे सबसे पहले वायसराय कौन थे, वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि हमारे भारत के सबसे पहले वायसराय थे। इसके बाद वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। और हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो हमारे लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के प्रथम वायसराय थे। इस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली का भी अंत कर दिया गया था। इसके तहत एक और काम हुआ था, वो क्या हुआ था कि भारत में एक नए पद को बनाया गया था, अर्थात भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाएगा। उसके बाद एक और सबसे कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। ये जो आपका भारत शासन अधिनियम 1858 होता है, जो कि रानी विक्टोरिया के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, इसी को भारतीय शिक्षित वर्ग के द्वारा मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये को प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप बता सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। यह अधिनियम दो कारणों से विशेष महत्व रखता है। पहला कारण क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद की भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। यानी कि अब क्या कर सकते थे, अब जो भारतीय थे वो क्या कर सकते थे, वो इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रतिनिधि भी भारतीय प्रतिनिधि बन गए थे। प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और उन्हें कुछ अधिकार दिए गए कार्य करने के। और नेक्स्ट है प्रांतीय विधान परिषद को विधि निर्माण का अधिकार भी मिल गया। ये हुआ था किसका, आपके 1861 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत कुछ और भी महत्वपूर्ण काम हुए, जैसे केंद्रीय विधान मंडल में न्यूनतम कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे और अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किए जा सकते हैं। यानी कि ये 6 और 12 सदस्य बढ़ाए गए। इसके अलावा नवगठित केंद्रीय विधान परिषद के 3 भारतीयों की नियुक्ति की गई। इसमें से पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह थे, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव थे। ये 3 लोग थे। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इस अधिनियम के तहत बम्बई एवं मद्रास विधान परिषदों को कानून बनाने व संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं, 2 इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक ये कि लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे उस समय। दूसरा जो सबसे बड़ा था वो था कि बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों को कानून बनाने और उन्हें बदलने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा पारित किसी विधेयक पर निषेधाधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग कर सकता है। वीटो का मतलब होता है कि ऐसी शक्ति कि अगर आपको कोई भी विधेयक स्वीकार नहीं है तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं। यानी वो एक तरह की पावर होती है जो कि दी गई। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें मुख्य बातें क्या हैं हुई,
इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के अतिरिक्त यानी कि जो गैर सरकारी सदस्य की संख्या क्या की गई, बढ़ाई गई। विधानसभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए थी और अधिक से अधिक कितनी 16 कर दी गई और साथ में 10 सदस्य कम से कम गैर सरकारी होने ही चाहिए। ये इस तरह के प्रावधान आए। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का भी प्रावधान किया गया। फिर विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब सदस्यों की आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की भी अनुमति दे दी गई, परंतु अभी भी इनको क्या है, मतदान के अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। मतलब एक एहसान था हमारे लिए। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला, बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाने लगा था। आगे पढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम में मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को कैसे जाना जाता है? मॉर्ले मिंटो सुधार। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मॉर्ले मिंटो सुधार कौन सा है, तो आप बता सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। इस समय लॉर्ड मॉरे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ये आपके लॉर्ड मॉरे नहीं, ये आपके लॉर्ड मिंटो हैं। लॉर्ड मिंटो हैं एक, और ये आपके लॉर्ड मॉर्ले मिंटो हैं। आप इसे सही कर लीजिए। लॉर्ड मिंटो आपका सही है, यहाँ पे होगा लॉर्ड मॉर्ले। लॉर्ड मार्ले ये होंगे आपके लॉर्ड मॉरे नहीं, यहाँ पे होगा लॉर्ड मॉर्ले। यानी कि लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत में वायसराय थे। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे हम पढ़ते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना था तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना था। भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था, इस अधिनियम का यानी कि 1909 का मुख्य उद्देश्य था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे, इसलिए उन्हीं को चुना गया था। इस अधिनियम के पृथक निर्वाचन के सुधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यानी कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। जो मुस्लिम बोर्ड होगा वही मुस्लिम सदस्य का चुनाव करेगा। तो इसीलिए इनको लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 जैसे सुनते हैं तो हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आ जाता है, जो कि चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था, तो इसे याद रखिएगा आप। 1919 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेगू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। तत्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि के कारण से यह अधिनियम पारित किया गया था। इसका मुख्य कारण क्या था? उसी समय हमारा 1919 देखिए, याद रखिए कि हमारा प्रथम विश्व युद्ध का ख़त्म हुआ था, होम रूल आंदोलन चल रहे थे। ये सारे कारणों के वजह से क्या आया था, हमारा 1919 अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, जिसमें आपके उच्च सदन और निम्न सदन का आयोजन किया गया। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 तो निर्वाचित होते थे और जो 26 होते थे वो मनोनीत होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। इसके अलावा इसमें द्वैध शासन प्रणाली की भी स्थापना की गई थी। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला था आपका आरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में आपके राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि आते थे और आपके हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आदि आता था।
नेक्स्ट आपका है इसी में, इस अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए क्या किया गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। अब आपसे यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, तो आप बता सकते हैं 1926 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बजट को कब अलग किया गया, तो आप बता सकते हैं इसी अधिनियम के तहत, यानी कि आपका जो अधिनियम है इसी के तहत इसको अलग किया गया था। और ये हमारा जो अधिनियम था वो हमारा कौन सा अधिनियम था, 1919 अधिनियम था। तो इसमें इतनी सारी इम्पॉर्टेंट बात हुई। आप इसे 2 से 3 बार पूरे वीडियो को सुनिए अच्छे से। आपको एक कहानी की तरह इसको एक के बाद एक स्टेप याद रखना है और इनके कामों से, यानी कि जो काम जिस सन में हुए उनके काम से उस सन को याद रखना है। किस समय कौन से गवर्नर थे, कौन से वायसराय थे, वो भी आपको याद रखना है। आगे पढ़ते हैं। साइमन आयोग, यानी कि 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करना था। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन बनाई जिसका नाम था साइमन आयोग, जो कि किसके लिए बनाई गई, भारत के लिए बनाई गई। किसके लिए बनाई गई कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसके क्रियान्वयन की जांच करने के लिए। लेकिन जो कमीशन थी उसमें केवल अंग्रेज थे। तो इस बात पर भारतीयों ने इसका विरोध किया और ये नारा लगाया, साइमन गो बैक। यानी कि इसी समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। जो उस समय ये लोग विरोध कर रहे थे तो डंडा मारकर उन्हें चोट लग गई थी, डंडे मारे थे तो चोट लगी विरोध में, और उसी के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं पॉइंट्स कि साइमन आयोग क्या था। साइमन आयोग ब्रिटिश कंपनी द्वारा एक कमीशन थी जिसमें सारे के सारे कौन थे, अंग्रेज थे। जो मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया था, वो बनाया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करने के लिए। तो और इसका भारत में क्या हुआ था, विरोध हुआ। तो दोस्तों ये तो सारा था आपका, दोनों पार्ट मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं, सारा का सारा इसमें पढ़ा दिया। मैंने आपको बता दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किस तरह से हमारे संविधान की नींव रखी गई। फिर और दूसरा मैंने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कैसे कैसे परिवर्तन हुए, क्या क्या अधिनियम आए, वो हमने पढ़ा। जिसमें अभी आपका दो रह गए आपके, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही, ये आपका पूरा का पूरा कंक्लूजन है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भारत का संविधान कैसे बना और किस तरीके से किन किन लोगों ने काम किया, क्या क्या समिति बनाई गई। तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ और मैं चाहती हूँ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को भेजें ताकि और भी लोग इसे अच्छे से पढ़ सकें। और आप भी इसे 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा तो आपको एक स्टोरी के माध्यम से आप इसे याद करिए, आपको याद हो जाएगी। और इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, चाहे वो टीचिंग का हो, यूपी टेट, सी टेट हो या सुपर टेट हो या और अदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, उनमें देखने को मिलेंगे। तो वंस अगेन थैंक you for watching and listening my video. Thank you.